हेलो एवरीवन। सो आज सुबह वाली वीडियो में हमने सीएससी के पिछले 12 साल के पेपर सॉल्व कर लिए थे, ठीक है, फ्रॉम 2013 टू 2024। नाउ लेट्स मूव टू सीडीएस। सो सीडीएस में हम 2015 से लेके 2024 तक सारे सॉल्व करेंगे। ओके, सो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो ऑल्सो लॉज अंडर 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कुड बी डिक्लेयर। अच्छा, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कौन से केस में ये चीज़ बोला था कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हो, वो भी लॉज ही हैं आपके, ठीक है, वो भी आपके आर्टिकल 13 में आएंगे। आर्टिकल 13 बोलता क्या है? आर्टिकल 13 बोलता है कि अगर ऐसा कोई लॉ है जो फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट में है, मतलब अगर वो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, ओके, उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो उसको आप क्या करोगे? नल एंड वॉइड कर दोगे, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो ऑलरेडी लॉज हैं उन पे एप्लीकेबल होगा, बट अगर आप क्या करते हो, कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड करते हो तो भी ऐसा होगा, ठीक है। तो ये कौन से केस में बोला गया था? जो गोलकनाथ केस है उसमें बोला गया था, ठीक है। तो आपका केशवनंद भारती केस आपको पता ही होगा, 1972 का है, 1972 1973 आप बोल सकते हो। इसके अंडर बेसिक स्ट्रक्चर को क्या किया गया था? ऐड किया गया था दैट यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट विदाउट वॉयलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर आपके पास मिनर्व मिल केस है और मेनका गांधी। मेनका गांधी केस में क्या किया गया था? जो आर्टिकल 21 है आपका, उसका ब्रॉड इंटरप्रिटेशन लेने के लिए बोला था, ठीक है। एंड इवन आज तक भी बहुत सारी चीज़ें जो एड ऑन होती जा रही हैं आपके आर्टिकल 21 में, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था राइट टू प्रिवेसी हो गया, फिर आपका राइट टू मैरी टू समवन जो भी है, तो वो भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। एनीवन ऑफ योर चॉइस। सो अगर मैं आपको यहाँ पे केसेस बता दूँ, सो अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की वैसे तो बात करें, सबसे पहले क्या हुआ था? सो फर्स्ट वी हैव शंकरी प्रसाद केस 1951 का। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोला था कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है अंडर 368 कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी क्या कर सकता है? अमेंड कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन को तो अमेंड कर ही रहता है, बट फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है। बट उसके बाद आता है गोलकनाथ। गोलकनाथ बोलता है नहीं, आप फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हो? एब्रिज नहीं कर सकते हो, आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आप फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाओगे तो दैट लॉ विल बी नल एंड वॉइड। केशवनंद भारती केस ने बोला ठीक है, तुम क्या करो, फंडामेंटल राइट्स को तुम कर सकते हो, एब्रिज कर सकते हो या फिर तुम उसको अमेंड कर सकते हो, बट आपको बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको ऑल्टर नहीं कर सकते। 42 अमेंडमेंट एक्ट भी आता है। अब जो 42 अमेंडमेंट एक्ट था उसने क्या किया कि जो भी पार्लियामेंट की पावर्स हैं, कॉन्स्टेंट पावर्स हैं जो पार्लियामेंट की, उसके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं है। एंड अगर कोई अमेंडमेंट होती है तो आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, इसका मतलब जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। बट मिनर्व मिल केस आता है 1980 का, जिसमें बोलता है कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू जो है दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर तुम, ऐसा नहीं है कि कोई भी लॉ लाओगे और जुडिशरी उसको रिव्यू नहीं कर सकती, जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर, तो आप उसको वॉयलेट नहीं कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द केशवनंद भारती केस। और इसलिए मिनर्व मिल केस ने इस चीज को 42 अमेंडमेंट एक्ट को क्या कर दिया? इनवैलिडेट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अभी हम। तो इसका आंसर इज योर गोलकनाथ केस, ओके। चलिए नेक्स्ट इज 9 शेड्यूल। 9 शेड्यूल मैंने आपको अभी सुबह वाली वीडियो में अच्छे से बताया था। 9 शेड्यूल जो था वो ऐड किया गया था आपका फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1951 में, ये ऐड किया गया था 9 शेड्यूल। और 9 शेड्यूल में ऐसे लॉज थे, अगर आप कोई भी लॉ है किसके अंडर डाल रहे हो, या एक्ट जो भी आप किसके अंडर डाल रहे हो, अगर 9 शेड्यूल के अंडर डाल रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। बट केशवनंद भारती केस आने के बाद ये चीज़ बोला कि नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर है, जुडिशियल रिव्यू तो आप उसको वॉयलेट नहीं कर सकते हो। तो उसके बाद आया आईआर कोयलो केस, आया था 2007 पे। आईआर जो कोयला केस था आपका 2007 का, तो उसमें ये चीज़ बोला गया था कि जो भी 1973 के बाद के जो लॉज आप 9 शेड्यूल में डालोगे वो जुडिशियल रिव्यू होंगे, ठीक है। तो देखिए, इट वॉज इंसर्टेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, ये तो सही है। नॉट बोला उसने, ठीक है, तो ये तो सही है। इट इंक्लूड दोज लॉ विच आर बियॉन्ड द परव्यू ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, जो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू के बाहर थे, तो उन लॉज को लाया गया था, ये भी सही है। इट वॉज इंसर्टेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अगर आपको ये सॉल्व करना क्वेश्चन, अगर आप ये देखो 1 and 3, 1 and 3 क्या है, या तो 1 सही हो सकता है या तो 3 सही हो सकता है, इसका मतलब दोनों में से एक तो भी गलत है, ठीक है। अगर आपको इनमें से एक भी स्टेटमेंट पता होता कि यार नहीं, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से ये ऐड हुआ था, तो फर्स्ट तो सही, इसका मतलब तीसरा गलत होगा, ठीक है।
तीसरा गलत है। तो ये देखिए 3 ऑप्शंस आपके पास। अब उसने क्या बोला है, तो लॉज इन द 9th शेड्यूल आर प्राइमरली दोज विच पर्टेन टू मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। देखिए क्या 9th शेड्यूल जो होता है ना, उसमें जो लॉज हैं वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है आपके, ठीक है, तो वो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है। सो इसलिए इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 3 and 4। ओके देखिए, जब तक कोई लॉजिक वाला क्वेश्चन नहीं आएगा मैं आपको नहीं बता सकती इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा। ये प्योरली आपका जो है वो थोड़ा नॉलेज बेस पे है, और ऐसा नॉलेज है जो आप क्या कर सकते हो अपने बेसिक सोर्सेज से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर कुछ आएगा ऐसा लॉजिक वाला तो तब मैं आपको बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग जो कैटेगरीज है इज नॉट ट्रीटेड एज पार विद द अवेलेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर्स होते हैं उनकी भी फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर सकते हैं। यहाँ पे भी फोर्सेस है चार्ज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, देन मेंबर ऑफ फोर्स एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द कम्युनिकेशन सिस्टम एंड दिस। अगर हम देखेंगे जो यूपीएससी उसने इसका आंसर ये दिया है, तो थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन था आपका, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन मार्शल लॉ इज इम्पोज्ड, सो पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉ इन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जो मार्शल लॉ लगता है वो आपका लगता है आर्टिकल 34 के अंडर, ठीक है। और जो भी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं आपकी, आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, इन पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं वो लगाई जाती हैं आर्टिकल 33 के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर होती है, देखिए इंडेमनीफाई एनी पर्सन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट डन बाय हिम इन कनेक्शन विद मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर इन एरिया वेयर मार्शल लॉ वॉज इन फोर्स। ये तो सही है, ये तो इस पे तो लॉ बना सकता है वो। पार्लियामेंट वैलिडेट कर सकता है सेंटेंस, अगर आप कोई भी सेंटेंस पास करते हो या फिर अगर आप किसी को पनिशमेंट देते हो, है ना, तो उसको भी वैलिडेशन दे सकता है पार्लियामेंट अंडर मार्शल लॉ, ये भी सही है। अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट कैन वैलिडेट फॉरफिचर ऑर्डर, तो वही आ गया फॉरफिचर ऑर्डर जो है, अगर आपने कोई किसी को पेनल्टी डाली है, फाइन डाला है, कोई भी चीज़ कॉन्फिस्केट किया है, तो उसको भी पार्लियामेंट क्या कर सकता है, वैलिडेट कर सकता है। बट ये वाला एनी एक्ट डन अंडर मार्शल लॉ कैन बी वैलिडेटेड, एनी एक्ट नहीं बोल सकते आप, एनी एक्ट बहुत ब्रॉड हो गया, किसी भी एक्ट को आप नहीं जो पार्लियामेंट है वो उसको वैलिडेट नहीं कर सकती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 मैंने आपको बताया था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको अंबेडकर जी ने सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला था। सो इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो रिट्स को क्या कर सकता है, इशू कर सकता है। सेम पावर आपकी हाई कोर्ट के पास भी होती है अंडर आर्टिकल 226। हाई कोर्ट के पास थोड़ी ब्रॉड पावर होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास थोड़ी नैरो होती है। अब देखते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि कि जो हाई कोर्ट के लिए होते हैं वो होता है आर्टिकल 226। सो अंडर आर्टिकल 32 हाई कोर्ट इशू नहीं कर सकता बट सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। सो पहला वाला ही आपका नॉट करेक्ट आ गया। बाकी इट इज इंक्लूडेड इन पार्ट 3, बिल्कुल सही है। अंबेडकर जी ने इसको वेरी सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, सही है। एन एग्रीव्ड पर्सन हैज नो राइट टू कंप्लेन अंडर आर्टिकल 32 अगर उसकी फंडामेंटल राइट वॉयलेट नहीं हुई है। अगर तो आपकी फंडामेंटल राइट वॉयलेट नहीं हुई है तो आप आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हो, ठीक है। बट हाँ, आप किसके पास जा सकते हो, हाई कोर्ट के पास जा सकते हो, क्योंकि हाई कोर्ट क्या करती है, फंडामेंटल राइट के साथ साथ वो बाकी चीज़ों में भी क्या कर सकती है, रिट इशू कर सकती है। बट सुप्रीम कोर्ट के पास आप तभी जा सकते हो रिट्स के लिए अगर आपकी फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुई है, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा इसका ए पार्ट। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 शेड्यूल। मैंने आपको 6 शेड्यूल बता दिया था सुबह वाली वीडियो में। तो जो 6 शेड्यूल है उसमें आपकी 4 स्टेट्स हैं, दैट इज AMTM। अब ए असम पता है, टी भी त्रिपुरा, ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। सो एम इज फॉर मेघालय और मिजोरम, ठीक है, ये याद रखना, मीजो एंड मेघा, ओके। सो असम तो होता है, उसने बोला कौन सी कवर नहीं होती, असम तो होता है, मणिपुर नहीं होता, मेघालय त्रिपुरा होता है, ठीक है। सो मणिपुर आ जाएगा आपका आंसर। चलिए सो CDS 2 2015 का फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और नॉट सेंट्रल टीनेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ये कौन सा आर्टिकल है आपका, दिस इज आर्टिकल नंबर 15, ठीक है। आर्टिकल 15 है दैट नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, ठीक है, रेस। गिव ऑफिशियल स्टेटस टू सर्टेन रिलीजन, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल स्टेटस नहीं दिया जाता है रिलीजन को, बिकॉज हम सेक्युलर हैं, सेक्युलर कंट्री माना जाता है। तो इसलिए 2 वाला तो इनकरेक्ट है, 1 तो करेक्ट है, तो ये तो नहीं आएगा। 2 इनकरेक्ट है तो या तो ये दोनों में से आएगा।
प्रोवाइड फ्रीडम टू प्रोफेस एनी रिलीजन एंड इंश्योर इक्वालिटी ऑफ ऑल। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब इनकरेक्ट वाला आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर तो 4 स्टेटमेंट है तो उनमें से 3 का गलत होना बहुत रेयर होता है। मतलब रेयर क्या, आप मान लो कि ना के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि 4 स्टेटमेंट्स में से 3 स्टेटमेंट्स को रॉन्ग बनाना वो पॉसिबल नहीं होता उसके लिए, ठीक है। एग्जामिनर के लिए भी पॉसिबल नहीं होता, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 गलत बना सकता है, बट वो 3 गलत नहीं बना सकता है। इसीलिए अगर आपको कन्फ्यूजन होता तो आप इसको यहाँ से ये कैंसिल कर देते तो आंसर डायरेक्ट आपका 2 आ जाता। और 1 या 2 स्टेटमेंट के गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, बट 4 में से 3 गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत कम होती है, ठीक है। इसीलिए अगर आपने पहला वाला आपको पता चल गया कि ये सही है, ठीक है, तो आप ये क्रॉस कर देते, ठीक है। और एक और चीज़ क्या कर देते आप, आपको ये भी पता होता दैट गिव ऑफिशियल स्टेटस टू सर्टेन रिलीजन। इतना तो समझ में आया ही होगा कि ऑफिशियल स्टेटस तो नहीं मिला है हमारे यहाँ पे रिलीजन को, तो ये भी गलत हो जाता है आपके पास। इसका मतलब दूसरा तो आना चाहिए, तो इसमें तो है ही नहीं है 2, तो आप बचते हो इन 2 में। अब इन 2 में अगर आप फंसते हो तो किसके साथ जाइए, 2 ओनली पे जाइए। क्यों? क्योंकि 3 स्टेटमेंट का गलत होना बहुत रेयर होता ही नहीं है, मतलब ये मान लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन टू ऑल इट्स सिटीजन्स। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या गारंटी करता है कि आपके पास यू हैव फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, बट उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, डीपीएसपी भी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और आपको अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। बाकी राइट टू इक्वालिटी अलग आर्टिकल आ जाता है, जैसे ये जो है वो फ्रीडम के अंडर आ जाता है, आपका राइट टू फ्रीडम के अंडर आता है, बट राइट टू इक्वालिटी आपका अलग आर्टिकल है, ठीक है। ये अलग फंडामेंटल राइट है, बट राइट टू थॉट मतलब जो फ्रीडम के साथ साथ आपका डीपीएसपी और ये भी होना चाहिए। सो आंसर इसका 1 और 2 है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, अब सिटीजनशिप पे क्वेश्चन आ गया है। उसने बोला है, देखिए फिर सिटीजनशिप के जो भी आपके आर्टिकल्स हैं वो आपके 5 से 11 से लेके जो भी है वो सारे सिटीजनशिप की बात करते हैं। नो पर्सन शेल बी वॉलंटरली एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन कंट्री, नो पर्सन शेल बी सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए अगर आप वॉलंटरली खुद अगर आप किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप लेते हो तो आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो सकते, ये तो सही है। पार्लियामेंट के पास पावर है टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन, ये भी सही है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो आपको कैसे सिटीजनशिप मिलेगा, कैसे टर्मिनेट होगा, उस पर लॉज बना सकती है, तो दोनों ही सही है, इसमें तो कुछ है नहीं बताने वाला। अब आता है आर्टिकल 22, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। आपको पता होने चाहिए सारे के सारे फंडामेंटल राइट जो भी हैं उसके आर्टिकल्स पता होना चाहिए। उसने बोला क्या ये अवेलेबल होता है, देखिए जब भी एनिमी एलियन की बात आती है तो एनिमी एलियन पहले ही आप कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये नॉट अवेलेबल टू, तो ये तो है, ये एनिमी एलियन को क्यों ही देंगे हम वो वाली राइट, तो पहला तो आने ही वाला है सब में, तो इसको क्रॉस कर दो, ठीक है। अब उसने बोला है अ पर्सन डिटेन्ड अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, तो अगर कोई पर्सन है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर है, क्या उसको मिलेगा 22? उसको भी नहीं मिलता है, मैं आपको पढ़ाती हूँ वहाँ पे जाके। फॉरेनर को मिलेगा, ओवरसीज सिटीजन को मिलेगा, ठीक है। इसको क्यों ही आप मना करोगे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को, तो आपके पास आंसर आता है 1 और 2, आपको बता देती हूँ यहाँ पे। आर्टिकल 22 में आपको क्या याद रखना है वो आपको मैं बताती हूँ। आर्टिकल 22 किसके लिए होता है, अगर आप अरेस्ट हो रहे हो, ठीक है, डिटेन हो रहे हो, तो उसके अगेंस्ट आपको क्या प्रोटेक्शन दिया जाता है। उसमें 2 टाइप के डिटेंशन होते हैं आपके, एक तो प्यूनेटिव हो गया, एक प्रिवेंटिव हो गया। प्यूनेटिव मीन्स आपने कुछ कर दिया उसके बाद आपको लेके जा रहे हैं, पर प्रिवेंटिव होती है कि आप पे शक है, ठीक है। रोलेट एक्ट था ना वो वैसा वाला कि आप पे शक है और आपको वो डिटेन कर लेते हैं। अब ये प्यूनेटिव होता है डिटेंशन आफ्टर ट्रायल्स, ओके। एंड राइट ऑफ पर्सन हु इज डिटेन्ड, अगर जो भी इंसान डिटेन किया गया या अरेस्ट किया गया है तो उसके पास कुछ राइट्स होती हैं। क्या क्या है? पहली बात, आप जिसको भी अरेस्ट कर रहे हो उसको बताना पड़ेगा कि किस ग्राउंड्स पे आप उसको अरेस्ट कर रहे हो। दूसरा, उसके पास राइट है क्या वो कंसल्ट कर सकता है और वो डिफेंड किया जाएगा बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। थर्ड इज प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट, तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने लाना पड़ेगा विद इन 24 आवर्स, इंक्लूडिंग जर्नी टाइम भी इसमें इंक्लूड होगा। एंड उसको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिलीज भी करना पड़ेगा, अनलेस तब तक अगर उसको मजिस्ट्रेट फर्दर डिटेंशन के लिए नहीं बोलती। अगर तो मजिस्ट्रेट बोलती कि नहीं इसको डिटेन करके रखो तो वो रहेगा, अदरवाइज आपको उसको रिलीज करना पड़ेगा। एंड दिस इज नॉट अवेलेबल टू एनिमी एलियन को अवेलेबल नहीं होती, और प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर ये आपको अवेलेबल नहीं होती। एंड दिस इज अप्लाई ओनली टू, किसको अप्लाई होता है? अगर तो क्रिमिनल एक्ट है या क्वासी क्रिमिनल नेचर का है, ठीक है।
और सम एक्टिविटी जो कि प्री जुडिशियल हो सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट में हो सकती है, वहीं पे एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। नाउ प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी आपको कुछ प्रोटेक्शंस दी जाती हैं, अवेलेबल टू बोथ, सिटीजन्स को भी मिल जाती है, एलियंस को भी मिलती हैं, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में। सो डिटेंशन कांट एक्सीड, अगर आप किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में ले रहे हो तो आप 3 मंथ से ज़्यादा उसको नहीं रख सकते हो, अनलेस कोई एक एडवाइजरी जो बोर्ड होता है वो बोले कि नहीं आप एक्सटेंड कर दो डिटेंशन, ठीक है। ग्राउंड ऑफ डिटेंशन जो भी होगा, आपको जिसको भी आप डिटेन कर रहे हो आपको बताना पड़ेगा कि आप उसको डिटेन क्यों कर रहे हो, एंड डिटेनर शुड बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेटिव अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर, ठीक है। और अगर जैसे मेरे को आप डिटेन कर रहे हो तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि मैं खुद को भी रिप्रेजेंट कर पाऊँ अपने डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, क्या है, पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस इन विच अ पर्सन कैन बी डिटेन। देखिए हमने क्या बोला कि 3 मंथ तक ही आप एक इंसान को डिटेन करके रख सकते हो, मतलब कि अगर एडवाइजरी बोर्ड बोलता है तो उससे ज़्यादा आप कर सकते हो, बट एडवाइजरी बोर्ड, बट पार्लियामेंट के पास पावर है कि आप 3 मंथ से ज़्यादा भी किसी इंसान को डिटेन करके रख सकते हो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में विदाउट ऑब्टेनिंग द परमिशन ऑफ द, मतलब अब एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन की भी ज़रूरत नहीं होती। चलिए नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो आपका फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है, ठीक है, आर्टिकल 25 आता है ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में जो भी आती है, तो इस सब्जेक्ट टू क्या क्या होना चाहिए उसके साथ, ठीक है। आपको फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस तो दिया जा रहा है, बट पब्लिक ऑर्डर भी मेंटेन होना चाहिए और मोरालिटी एंड हेल्थ मेंटेन होना चाहिए। लॉ जो है प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म्स एंड ओपनिंग हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल हिंदूज, ठीक है, ये सब चीज़ें भी साथ में होनी चाहिए। डिफेमेशन और इंसाइटमेंट, ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट आ गया, इसको तो पहले ही आप क्या कर दो, कैंसल आउट कर दो। तो ये 2 बचते हैं, तो आंसर वुड बी 1, 2 एंड 3, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज और आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स, ऐसा कौन से जो नॉन सिटीजन्स को भी मिलती है। देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सारे इक्वल हैं, बस इतना याद रखना सारे इक्वल हैं, चाहे वो सिटीजन्स है नॉन सिटीजन है, तो मतलब ये तो अवेलेबल होगा। डिस्क्रिमिनेशन, देखिए हम बाहर वाले, ऐसा याद रखना कि हम बाहर वालों का वो नहीं ले सकते कि उसके साथ यहाँ पे आगे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट हम सिर्फ किनकी जिम्मेदारी लेंगे, हमारे यहाँ की ही जिम्मेदारी लेंगे। सो ये जो राइट होती है आपकी आर्टिकल 15 होता है, ये सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है, सिटीजन्स को मिलता है। तो उन्होंने क्या बोला, इज अवेलेबल टू नॉन सिटीजन, तो 2 तो नहीं आएगा, तो 2 कैंसिल कर दो, यू विल बी लेफ्ट विद दीज 2 ऑप्शंस। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, देखिए हमारे यहाँ पे ही अपॉर्चुनिटी हमें ही नहीं मिल रही, तो हम बाहर वालों को क्या देंगे अपॉर्चुनिटी, तो ये भी आप क्या क्या कर सकते हो कि ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो 3 भी नहीं होगा आपका। देन आता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल, देखिए प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो सबके लिए है, इतनी तो आज़ादी दी जाएगी, सो 1 and 4 वुड बी द आंसर। ओके, दिस इज आर्टिकल नंबर 21, ठीक है, जीने का हक थोड़ा ना मतलब छीनेंगे आप किसी से। ओके, दिस इज आर्टिकल नंबर 21। नेक्स्ट इज अब रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस है, हेबियस कॉर्पस मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ, एंड वेयर अब कब इशू की जाती है हेबियस कॉर्पस, अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पे रिट्स ही बता देते, देखिए मीन्स क्या होता है इसका, हेबियस कॉर्पस का मतलब ही क्या होता है, टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब आप किसी को डिटेन करके रख रहे हो, ठीक है। कहाँ कहाँ ये इशू हो सकती है, आप पब्लिक अथॉरिटी को भी कर सकते हो, प्राइवेट इंडिविजुअल भी हो सकता है। कहाँ पे इशू नहीं की जाती, अगर तो आपको लॉफुली डिटेन किया जाता है तो भी ये अप्लाई नहीं होगा, अगर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या लेजिस्लेचर का प्रोसीडिंग चल रही है तो भी इशू नहीं होगा, या फिर अगर जो डिटेंशन है वो किसने बोला है, एक कोर्ट ने बोला उसको डिटेन करने के लिए, या फिर कोर्ट की जुरिसडिक्शन से ही बाहर है तो भी वो नहीं इशू करा जाएगा। ओके, देखिए when the arrest or detention has taken place in contravention of the procedure established by law, मतलब कि जो भी लॉ बोल रहा है, ठीक है, जो भी प्रोसीजर लॉ ने एस्टैब्लिश किया है, अगर उसके अगेंस्ट जाके आपने अरेस्ट किया है तो इशू होगा, बिल्कुल होगा। टू सिक्योर, मतलब 1 तो होने वाला है, टू सिक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन इन प्रिजन ऑन अ क्रिमिनल चार्ज, ऐसा नहीं होता, अगर क्रिमिनल चार्ज तुम पे लगा हुआ है तो तुम पे रिट इशू नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि लॉफुल डिटेंशन है, तो ये तो नहीं होगा। वेयर द अरेस्ट हैज टेकन प्लेस फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो अभी मैंने आपको बताया अगर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वहां पे भी इशू नहीं होगा, सो इसका आंसर वुड बी 1 ओनली। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस हैज बीन मेड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो इसमें क्या किया गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट में, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया विल नाउ बी कॉल्ड ओवरसीज सिटीजन, अब इसको क्या बोल दिया था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर बोल दिया था, ये सही है। NRIs को entitled to vote in elections, the person of Indian origin have been placed at par with the overseas citizen of India, ये भी सही है, इन्होंने दोनों को मर्ज ही कर दिया था,
PIO को और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को, दोनों को मर्ज कर दिया था। एंड जो PIO से आर नाउ इंटाइटल टू, ये भी सही है कि अब इनको लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिल गया था, ये भी सही है। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 2011 के आसपास आपका जो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 था, इसको अमेंड किया गया था, जिसके अंडर NRIs को वोट देने की क्या की गई थी, राइट दी गई थी, ठीक है, इन 2011। सो नेक्स्ट इज सीरीज 1 2016। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, रिट्स पे क्वेश्चन है, रिट्स ऑफ प्रोहिबिशन, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया CSE की वीडियो में, सुबह वाली वीडियो में। देखिए आपको पिछली वीडियोस देखनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक चीज़ मैं आपको हर एक वीडियो में रिवाइज नहीं कराऊंगी, ठीक है। सो ये बताया था कि जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट होती है, ये तो सही है। प्रोहिबिट करते हैं इंफीरियर कोर्ट को उन प्रोसीडिंग से जो उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, ये भी सही है। रिस्ट्रेन करते हैं एक पर्सन को फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस, जो वो इंटाइटल्ड नहीं होता उसको, ये जो होता है ये आपका को वारंटो में आता है, ठीक है। बाकी 1 and 2 आर करेक्ट। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू, अभी मैंने आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में पढ़ाया, उसने बोला दैट डिटेन्यू हैज़ नो राइट्स अदर देन मेंशन इन क्लॉज दिस एंड दिस। जो इन क्लॉज में है वो तो उनके पास राइट होती है, बट वो नहीं है। चलो मान लिया आपको ये नहीं पता, आगे चलते हैं। डेटेन्यू हैज़ द राइट टू चैलेंज द डिटेंशन ऑर्डर, क्या उसके पास राइट है कि वो डिटेंशन ऑर्डर को चैलेंज कर सकता ऑन द ग्राउंड कि वो तो पहले से ही जेल में था व्हेन द डिटेंशन ऑर्डर वाज पास। हाँ ये सही है, ठीक है। डेटेन्यू कैन क्लेम बेल ऑन द ग्राउंड दैट ही हैज़ बीन इन प्रिजन बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट एन ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। देखिए जो ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट वाला होता है ये प्यूनिटिव डिटेंशन में होता है, प्रिवेंटिव में नहीं होता। प्रिवेंटिव में आप 3 मंथ तक रख सकते हो, बट प्यूनिटिव में आप 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते जब तक मजिस्ट्रेट नहीं बोलता। सो ये तो आपका गलत हो जाता है, तो 3 गलत है, आपका आंसर इज 1 and 2। सो आपका इसमें जो 1 वाला ऑप्शन है ये भी सही है, ठीक है। अब आता है कैटेगरी, ये जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है इसको एंटर किया गया था, जो अमेंडमेंट हुआ था 2003 का, उसके अंडर किया गया था, ठीक है। इसमें और कुछ तो बताने वाला है नहीं है। अब ये जो राइट टू एजुकेशन है, ये फंडामेंटल राइट क्या किया गया था, एज अ फंडामेंटल राइट ये ऐड किया गया था थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब यही जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है इसने एक DPSP भी ऐड किया था, दैट वाज 45 DPSP, ठीक है। 45th DPSP किया था, और ये जो आर्टिकल है दैट इज आपका 21A आर्टिकल है। और 45 में क्या हुआ था कि उन्होंने ये चीज़ बोला था कि 6 साल तक बच्चे को क्या दिया जाएगा, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो 45 आर्टिकल भी किस में किया था, इसने DPSP में ऐड किया था, ओके। 93rd अमेंडमेंट एक्ट में क्या है, ये OBC से रिलेटेड है कि OBC को रिजर्वेशन दिया जाएगा, 27% जो रिजर्वेशन दिया जाता है OBC को इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, वो 93rd अमेंडमेंट एक्ट है। नाउ व्हाट इज 87th अमेंडमेंट एक्ट? जो 87th अमेंडमेंट एक्ट है उसमें ये चीज़ बोला गया था, डीलिमिटेशन, जो भी डीलिमिटेशन होता है वो किस बेसिस पे होगा, कौन से सेंसस के बेसिस में होगा, डीलिमिटेशन होगा 2001 के सेंसस को बेस बना के होगा, ठीक है। एंड 97th अमेंडमेंट एक्ट किसके लिए था, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होनी चाहिए। इसी के अंडर आपका आर्टिकल जो 19 में आप देखते हो ना, आर्टिकल 19 देखते हो, जिसमें बोला गया है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म कर सकते हो एज अ फंडामेंटल राइट। प्लस इसने एक DPSP में भी ऐड किया था, आर्टिकल 43B ऐड किया था, ठीक है। पार्ट कौन सा आया नया, पार्ट आया था आपका 9B, तो ये याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल किसके अंडर आता है, आपका 6 शेड्यूल के अंडर आता है, ट्राइब्स के अंडर, ठीक है। 370 तो पता ही होगा आपको, 370 फॉर स्पेशल स्टेटस दिया जाता है कुछ स्टेट्स को 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस के लिए। एंड 250 क्या होता है कि पार्लियामेंट के पास पावर्स होती हैं कि वो इमरजेंसी के दौरान लॉज बना सकती है, लॉज बनाने की पावर है। चलिए नेक्स्ट इज 8 शेड्यूल, ये मैंने आपको आज वाली वीडियो में ही कराया था कि कौन कौन से, देखिए इंग्लिश जो है वो 8 शेड्यूल में नहीं आता है, सो आंसर इज दिस। संस्कृत और उर्दू जो थी वो ओरिजिनली ही थी उसमें, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये आई थी आपकी 71st अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। ओरिजिनली मतलब ओरिजिनली आपकी 14 लैंग्वेजेस थी, बाकी जो थी 14 के अलावा जो भी लैंग्वेजेस थी 71st में ऐड हुई, 92nd अमेंडमेंट से ऐड हुई थी, ठीक है। बाकी आप वो देख लेना पूरी की पूरी। So the next question we have is of series 2 2016, which of the following is correct about is not correct, ठीक है, with respect to article 32। उसने बोला it provide remedies to citizen होता है for enforcement of fundamental rights, fundamental rights के enforcement के लिए बिल्कुल सही है, तो ये तो नहीं होगा। part of fundamental right बिल्कुल सही है। supreme court cannot refuse writ petition बिल्कुल सही है।
सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ नहीं कर सकता बट हाई कोर्ट कर सकता है. प्रोटेक्शन अंडर 32 ऑल्सो अप्लाई टू इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ. नहीं, 32 के अंडर आप ऑर्डिनरी लॉ का इन्फोर्समेंट नहीं करा सकते, बट हाँ जो 226 के अंडर हाई कोर्ट के पास होता है वो ऑर्डिनरी लॉ के लिए भी कर सकता है. सो आंसर इज डी पार्ट. ओके, नेक्स्ट अपने पास आता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन विद रिगार्ड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आपका पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू बिल्कुल सही है, केशव नंद भारती केस में ही तो आया था. कॉन्स्ट्रेंट लगाए जाते 368 में, बिल्कुल सही है. क्यों लगाए जाते हैं 368 पे कॉन्स्ट्रेंट? ताकि आप वो चीज़ अमेंड ना करो जो बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करता है. ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है जजमेंट ऑफ गोलकनाथ केस. देखिए गोलकनाथ केस पहले का 1967 का गोलकनाथ केस, जो भी मैंने अभी आपको बताया क्या था. ठीक है, तो 73 में तो नहीं आएगा, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 1, 2 एंड 3. फंडामेंटल राइट्स एज enshrined इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिलोंग्स ओनली टू सिटीजन्स. देखिए ये सेम क्वेश्चन आपको ऊपर भी था. ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन बोल सकते हैं, सेम तो नहीं, सिमिलर क्वेश्चन. जैसे आर्टिकल 19 मैंने आपको बताया कि जो आर्टिकल 19 है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को होता है, तो ये होगा. आर्टिकल 21 सबको होगा. ठीक है, लाइफ जो जीने का राइट है वो सबको है, तो ये तो नहीं होगा. आर्टिकल 15 वही डिस्क्रिमिनेशन ऊपर बताया, अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बताया, तो ये भी सिटीजन ये भी सिटीजन. सो आंसर वुड बी 1, 3 एंड 4. उसने बोला है रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल बीइंग ट्राइड फॉर ऑफेंसेस. ठीक है, अभी ऑफेंस के लिए ट्राई करना, भी अरेस्ट नहीं हुआ. अरेस्ट एंड डिटेंशन किसके लिए था? 22 आर्टिकल था, बट ये ऑफेंसेस वाला है, तो ऑफेंस वाले में 20 आर्टिकल आएगा. उसने बोला कन्फेशन कैन नेवर बी यूज एज एविडेंस ऑफ द एक्यूज. बिल्कुल सही है. एक्यूज मस्ट हैव वॉयलेटेड. आपने अगर लॉ को वॉयलेट किया तो ही आपको ट्राई किया जाएगा ऑफेंस के लिए. बिल्कुल सही. एंड एक्यूज कैन नॉट बी ट्राइड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस अगेन. बिल्कुल सही है. अ क्वांटम ऑफ पनिशमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड इन लॉ. देखिए वो बोल रहा है कि जैसे कि आज आपने कोई क्राइम किया है, तो आज क्राइम जैसे कुछ भी एक क्राइम है, XYZ क्राइम है, तो उसकी सज़ा क्या है? 14 साल की सज़ा है. वो आज के लॉज के अकॉर्डिंगली हो सकता है 10 साल बाद उसकी सज़ा क्या हो जाए, 10 साल कर दिए जाए. ठीक है, अगले 10 साल बाद हो सकता है उसकी 10 साल हो जाए, बट उसको सज़ा प्रेजेंट लॉ के अकॉर्डिंग ही मिलेगी. बट ये गलत क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ. सही तो है, बट क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए सही है, बट अगर टैक्स वगैरह के लिए देखो तो वो सही नहीं होता है. टैक्स को रेट्रोस्पेक्टिवली लग सकता है. ठीक है, तो आप नोट से देख लेना ये आर्टिकल 20 अच्छे से. नेक्स्ट इज ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949 प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट. ठीक है, तो देखिए 1949 में हमने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस टाइम पे उन्होंने कुछ प्रोविजंस को लागू कर दिया गया था. जैसे कि प्रोविजनल पार्लियामेंट होगा. बिल्कुल सही है, क्योंकि पार्लियामेंट तो चाहिए ना आगे वो करने के लिए. इलेक्शंस भी कंडक्ट कराए गए थे और सिटीजनशिप भी था. 1, 2 एंड 3. बट जो फंडामेंटल राइट्स है ये आपके 1950 में ही, ये 1950 में ही क्या हुआ था, इफेक्ट में आया था. ओके, फंडामेंटल राइट्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज यूज बाय द सुप्रीम कोर्ट टू सिक्योर द फ्रीडम ऑफ अ पर्सन अपॉन अनलॉफुल अरेस्ट. ये तो हमने कितने बार कर दिया अनलॉफुल अरेस्ट के लिए, दैट इज हेबियस कॉर्पस. हेबियस कॉर्पस इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी. कौन सी नहीं है? नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना फंडामेंटल ड्यूटी है. कंट्री को डिफेंड करना फंडामेंटल ड्यूटी है. एजुकेशन प्रोवाइड करना अपने चाइल्ड को, दिस इज ऑल्सो योर फंडामेंटल ड्यूटी. बट प्रमोट करना विलेज एंड कॉटन इंडस्ट्री, ये आता है आपका DPSP. और कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 43. ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आ जाता है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6 शेड्यूल में. अभी ऊपर बताया मैंने कौन कौन सी थी. असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है. ए पार्ट आ जाएगा इसका आंसर. ये मणिपुर नहीं है, इसमें भी मणिपुर नहीं है, मणिपुर ही ये सब में दिया हुआ. अरुणाचल प्रदेश भी नहीं है. चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग, फिर से 9 शेड्यूल. देखिए 9 शेड्यूल कितना इंपॉर्टेंट है, कितने बार पूछ चुका है. नॉट करेक्ट पूछा है. सो इट वॉज इंसर्टेड बाय 1951. बिल्कुल सही है. तो ये तो नहीं आएगा. सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है कोई भी एक्ट इंक्लूडेड इन 9 शेड्यूल. बिल्कुल सही है. ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया था. Acts and regulations specified in the 9th schedule shall become void on the ground that it violates a fundamental right in part 3 of the constitution. ये भी सही है. Appropriate legislature can repeal or amend an act specified in 9th schedule. देखिए 9th schedule का अगर आपको रिपील करना है या अमेंड करना है, वो सिर्फ कोई भी अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर नहीं बल्कि पार्लियामेंट ही कर सकता है आपका. ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका सही है. ये तीनों सही है आपके. ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या है.
राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, तो जो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है वो किसके अंडर आता है आपका? दैट इज योर फ्रीडम गारंटी टू सिटीजन्स ओनली, सिर्फ सिटीजन्स को, आर्टिकल 19 के अंडर आता है ना ये, तो ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, ठीक है। एवरीबडी नहीं है, इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं है, लाइफ पर्सनल है, आर्टिकल नंबर 21, ठीक है। चलिए, उसने बोला सम इंडियन टेरिटरीज ट्रांसफर की गई थी बांग्लादेश को। देखिए ये आपका अमेंडमेंट एक्ट था, 100 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 2015 में लाया गया था ये, ठीक है। तो क्या हुआ था, अमेंड करा गया था, देखिए शेड्यूल 1 अमेंड किया गया था, उसके अंडर लाया गया था, ओके। और किनका रेटिफिकेशन था, देखिए 16 स्टेट रेटिफिकेशन नहीं था, बल्कि 4 स्टेट्स थी आपकी, ये वेस्ट बंगाल थी, असम थी जिनका बॉर्डर लगता है, त्रिपुरा थी और मेघालय थी, ठीक है। एक और है कि सिटीजन ऑफ इंडिया विल लूज हिज और हर सिटीजनशिप, अगर तो आप खुद ही छोड़ देते हो तो भी आपकी सिटीजनशिप जाएगी, बिल्कुल सही है। अगर आप वॉलंटरी एक्वायर कर लेते हो किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप तो भी आपकी लूज हो जाएगी, ये भी सही है। मैरिज अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आप मैरी कर लोगे दूसरी कंट्री के उसमें तो भी आपकी सिटीजनशिप नहीं जाती है। क्रिटिसाइज करते हो गवर्नमेंट को, ये भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर वुड बी 1 and 2, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव इज 2017 1 CDS 1, 95th क्वेश्चन है, आर्टिकल 21 के लिए है। आर्टिकल 21 इज वायलेटेड व्हेन द अंडर ट्रायल prisoner are detained under judicial custody for an indefinite period. Right to life is one of the basic human right and not even the state has authority to, बिल्कुल सही है, ये तो सही है कि राइट टू लाइफ जो है वो एक बेसिक ह्यूमन राइट है, तो वो स्टेट भी आपकी वायलेट नहीं कर सकती है। आर्टिकल 21 इज वायलेटेड व्हेन अंडर ट्रायल prisoner are detained अंडर जुडिशियल कस्टडी फॉर एन, मतलब कोई एक प्रिजनर है जो अंडर ट्रायल चल रहा है और तुमने उसको डिटेन करके रखा हुआ, वो भी इनडेफिनेट पीरियड के लिए, तो वो तो आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा, बिल्कुल सही है। थर्ड इज जो आर्टिकल 21 है, राइट ऑफ वुमेन टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइसेस नॉट अ डायमेंशन, नहीं, जो राइट टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइसेस है वो आपका पर्सनल लिबर्टी के अंडर आता है, अंडर आर्टिकल 21 के अंडर आता है, सो दिस इज इनकरेक्ट, तो 1 2 विल बी द आंसर। नेक्स्ट इज प्रियम्बल के लिए है, जो प्रियम्बल है वो इन्फोर्सेबल नहीं होता, बिल्कुल सही है। प्रियम्बल जो है वो ऑब्जेक्टिव बताता है कॉन्स्टिट्यूशन के, बिल्कुल सही है। प्रियम्बल इंडिकेट करता है द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव करता है अपनी अथॉरिटी, ये भी सही है, तो 1 2 and 3, इसमें और कुछ बताने वाला है नहीं है। चलिए नेक्स्ट इज राइट टू एजुकेशन पे है कि हमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है 6 to 14 ईयर्स, बिल्कुल सही है। इम्परेटिव ऑफ प्रोविजन क्या था कि स्कूल में क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ये भी सही है। देयर शुड बी क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, तो क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये भी सही है, तो 1 2 and 3 वुड बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट इज 97 है, मैनेज रिलीजियस अफेयर्स पे है, नॉट करेक्ट, तो हर एक जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है शैल हैव द राइट टू मैनेज अफेयर्स, बिल्कुल सही है। एवरी रिलीजन और एनी सेक्शन देयर ऑफ शैल हैव द राइट होनी चाहिए टू एक्वायर, तो आपकी मर्जी, आप मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी करना चाहते हो वो रख सकते हो। एवरी रिलीजियस कम्युनिटी हैज़ द राइट टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड उसके पर्पसेस के लिए कर सकते हो। एवरी कम्युनिटी हैज़ द राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन, ओके। अच्छा, एक्सेप्ट सम माइनर कम्युनिटीज, इन्होंने यहाँ पे एक्सेप्शन दिया है कि बस कुछ माइनर कम्युनिटीज नहीं कर सकती बट बाकी सारे, ऐसा नहीं है, गलत है, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन शैल हैव द राइट ना, एक्सेप्शन कुछ नहीं है, तो ये भी सही है। ये 3 स्टेटमेंट सही है, ये गलत है, सो आंसर ए आ जाएगा आपका। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, अभी हमने पढ़ा पूरा आर्टिकल, अब देखते हैं। नॉट करेक्ट, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड, मैंने बताया कि जो डेटनो होगा उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि क्यों अरेस्ट कर रहे हो। नो पर्सन शैल बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट, बिल्कुल सही है, तो उसको कंसल्ट करने का और डिफेंड करने का क्या है, राइट है, ये भी सही है। एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 week, 1 week नहीं होता है, 24 hours होता है, हमने वो देखा था ऊपर, सो ये वाला गलत हो जाता है। द राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट इज नॉट अवेलेबल टू अ पर्सन इन जेल पर्सुएंट टू अ जुडिशियल ऑर्डर, तो ये भी सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट इन इंडिया आर करेक्ट, इज नॉट करेक्ट, ठीक है। हर एक जो सेक्शन है सिटीजन का, उनके पास राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट या कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकता है, ये सही है। जनरल स्टेटमेंट है तो सही है।
नो सिटीजन शेल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये भी एक जनरल स्टेटमेंट है कि आप रिलीजन, रेस, लैंग्वेज के बेसिस पे किसी भी सिटीजन को डिनाई नहीं कर सकते कि आप इस रिलीजन के, इसलिए हम आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं देते। तो ये तो होता ही नहीं, ये तो जनरल स्टेटमेंट है, ये भी सही है। स्टेट शेल इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एन एजुकेशन। डिस्क्रिमिनेट इज अ नेगेटिव वर्ड। जब भी नेगेटिव वर्ड आता है तो आप, ये कभी भी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें क्या बता रहे हो कि जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, जी नहीं, ऐसा ये वर्ड ही गलत किया हुआ है। सो नेगेटिव वर्ड है तो आंसर ही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू डीपीएसपी जो है नॉट करेक्ट। पार्ट 4 में आता है, बिल्कुल सही है। नॉट इन्फोर्सेबल, बिल्कुल सही है। डीपीएसपी जो है वो फंडामेंटल है गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ये भी सही है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट कि वो डीपीएसपी को लाएं अपने लॉज में, ये भी सही है। क्या डीपीएसपी इसलिए लाया जा रहा है कि हम अपनी इंडिया को एक एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्री बनाएं? कैपिटलिस्ट की बात कर रहा है, बट नहीं, जो डीपीएसपी है वो वेलफेयर की बात करता है, सोशलिस्ट की बात करता है। सो आंसर वुड बी डी पार्ट। ये तो जनरल स्टेटमेंट थी, आप कॉमन सेंस से भी कर लेते हैं। नेक्स्ट CDS 2017 का CDS 2 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर जो है, देखिए हम कौन कौन सा फीचर कहाँ से बोरो किया, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे रूल ऑफ लॉ, लॉ मेकिंग प्रोसीजर एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो आपने कहाँ से लिया है? USA से लिया है, ठीक है। और जिसमें सेंटर आपका स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है तो वो कहाँ से लिया हमने? जो सेंटर स्ट्रॉन्ग है वो आपका आता है कनाडा से, ठीक है, कैनेडियन मॉडल, ओके। डीपीएसपी कहाँ से लिया है आपने? डीपीएसपी आपकी है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। USA से आपने फंडामेंटल राइट्स भी वो की है, ठीक है। सो ये थोड़ा बहुत आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। तो चलिए इसका आंसर वुड बी 1, 2 एंड 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल जो है वो राज्यसभा में फिक्स करता है? दैट इज 4th शेड्यूल। 6th और 5th मैंने आपको बताया था SC एंड ST, मतलब जो शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होते हैं, सॉरी, शेड्यूल्ड एरियाज प्लस जो ट्राइब्स हैं आपकी, ठीक है। तो किस 6th शेड्यूल में आपके जो स्टेट्स हैं वो ये हैं। देन 3rd शेड्यूल किसके लिए है आपका? ओथ्स के लिए है, ओथ एंड अफर्मेशंस के लिए है, ठीक है। फंडामेंटल राइट गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैन बी सस्पेंडेड। कब सस्पेंड हो सकती है आपकी फंडामेंटल राइट? अगर तो नेशनल इमरजेंसी है तब हो सकती है, बिल्कुल सही है। एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन करते हो तब भी आपकी फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड हो सकती है, बट जुडिशियल डिसीजन से नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई राइट नहीं है। सो आंसर वुड बी डी पार्ट, ओके। डीपीएसपी की बात कर रहे हैं, आर मेंट फॉर प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही है, क्योंकि सोशल भी तो होता है उसमें। फंडामेंटल राइट जो इंश्राइन है पार्ट 3 में, आर ऑर्डिनरली सब्जेक्ट टू रीजनेबल। हाँ, फंडामेंटल राइट्स पे आप क्या कर सकते हो? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। रीजनेबल वर्ड इज अ पॉजिटिव वर्ड, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आप लगा सकते हो, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। सेक्युलरिज्म जो होता है वन ऑफ द बेसिक फीचर होता है ऑफ एनी कंट्री, नहीं ज़रूरी नहीं है, सेक्युलरिज्म हर एक कंट्री में अप्लाई नहीं होता है। सो 1 एंड 2, ये तो बेसिक क्वेश्चन था, कॉमन सेंस से हो जाता था। आर्टिकल 21 जो है, देखिए जब ऐसा क्वेश्चन है, आर्टिकल 21 का मतलब क्या होता है? लाइफ एंड लिबर्टी। तो लाइफ एंड लिबर्टी की जो भी आज़ादी है वो हर एक इंसान को, चाहे वो कैसा भी है, किसी भी कंडीशन में है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, क्रेनियोपेगस ट्विंस है, मेंटली रिटार्डेड विमेन है, टू बियर अ चाइल्ड, तो ये सब आपका 21 में आएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इनमें से कौन से थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स नहीं थे? पहली बात आपके अयंगर जी थे, कैमुंजी जी थे, सदुल्ला जी थे, BN राव नहीं थी, ठीक है। BN राव जो थे वो एडवाइज़र थे आपके। और कौन कौन थे? अंबेडकर जी तो पता ही आपके, और कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर जी थे, ठीक है। गोपाल स्वामी अयंगर जी थे, BL मित्तर जी थे, DP खैतान जी थे, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है ऐसा कौन सी रिट है जो डिटेन करते हैं इलीगली, तो ये तो पता ही चल गया होगा अभी आपको, हेबियस कॉर्पस कितने बार देख लिया है। उसने बोला इनमें से कौन सा है जो कि जो UCC आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल 44 कौन सा नहीं है इसमें से करेक्ट? फंडामेंटल राइट है क्या वो? नहीं, ये DPSP है, तो पहला वाला ही गलत हो जाता है। बाकी स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर कर सकते हैं थ्रू टेरिटरी ऑफ इंडिया, इन्फोर्स नहीं कर सकते, नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट एट द कॉन्स्टिट्यूशन।
रिक्वायर्स दैट एज अ प्रिंसिपल इट शुड बी फंडामेंटल, ठीक है, मतलब इन्फोर्सेबल तो नहीं है बट ऐसा बोला गया है कि जो भी हमारा गवर्नेंस है उसमें एटलीस्ट फंडामेंटल रोल प्ले करता है, ठीक है। डन। नेक्स्ट अपना 2018 का वन, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था आपका इस टॉपिक से रिलेटेड। तो सिक्किम को एडमिट किया गया था 36 अमेंडमेंट एक्ट 1974 में ऐड किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज 2 2018, इसमें बोला है दैट कौन सा शेड्यूल है जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सेटअप की बात करता है, दैट इज 6 शेड्यूल, इंपॉर्टेंट, ठीक है। AMTM याद है ना। 5th शेड्यूल पता है, 4th शेड्यूल बता दिया, 3rd शेड्यूल बता दिया मैंने आपको ऊपर ही। ये राज्यसभा से रिलेटेड है, यूथ एंड इन्फॉर्मेशन है आपका, ओके। नेक्स्ट अपने पास सीरीज 1 2019। फर्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी ऐसी रिट है जो क्वैश कर सकती है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और ट्रिब्यूनल। सो ये जो आपकी रिट है दैट इज सर्श्योरी, ठीक है। अब आता है कौन से इसमें है जो कि अबाउट द पावर टू चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर, अगर बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करना है तो उसकी पावर के बारे में कौन से स्टेटमेंट है। इट फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, क्या पार्लियामेंट के स्कोप से बाहर है, बिल्कुल सही है। कृष्णानंद भारती केस ने बताया था बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते, ये तो सही है। नेक्स्ट इज इट कैन बी एक्सरसाइज बाय द पीपल, जब पार्लियामेंट ही नहीं कर सकते तो पीपल कैसे करेंगे। इट फॉल्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए 1 and 3 कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो 1 and 3 तो साथ में जाएगा नहीं, या तो 1 सही होगा, ये तो 1 and 3, या तो 1 सही होगा या तो 3। अगर आप देखोगे तो 1 सही है, तो ओनली 1 वुड बी द आंसर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो आर्टिकल है लेज डाउन दैट नो सिटीजन कैन बी डिनाइड द यूज ऑफ वेल्स। तो ये आपका आता है आर्टिकल 15, दैट इज नो डिस्क्रिमिनेशन पे, ठीक है, कि यू कांट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ दिस। सो डिस्क्रिमिनेशन वाला है इसमें। ये आपका एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ पे है, ये आपका राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, इक्वल बिफोर लॉ, एंड 17 आता है आपका अनटचेबिलिटी पे, ठीक है। सो इसका आंसर इज 415। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आता तो आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो उसने बोला, उसने फेवर किया रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट का रोल उन्होंने फेवर किया, एंड कि वो क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। ही फेल दैट सुप्रीम कोर्ट क्या है, वो एक लाइन ड्रॉ कर सकता है बिटवीन लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल के बीच में, ठीक है। ही बिलीव द डोमिनेंस, देखिए जब भी कहीं नेगेटिव वर्ड आपको दिखता है, डोमिनेंस वर्ड नेगेटिव है, तो ये जनरली आपका स्टेटमेंट गलत होगा। डिक्टेटोरियल फॉर्म भी क्या है आपका, नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सो ये और ये गलत हो जाएगा, 3 3 3 गलत, 4 गलत, तो 1 and 2 वुड बी द आंसर। सो नेक्स्ट वी हैव ए CDS 2 2019। पहला क्वेश्चन है अपने पास कि इनमें से कौन सा है जो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। सेफगार्ड करना पब्लिक प्रॉपर्टी, ये तो है। प्रोटेक्ट इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट, ये भी है। डेवलप करना साइंटिफिक टेम्पर, ये भी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, बट ये आपका DPSP आता है, ठीक है। और कौन सा, आर्टिकल नंबर 51। नेक्स्ट इज जो है, अच्छा आप को वारंटर जो है कहाँ पे इशू नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर तो ऑफिस पब्लिक है तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑफिस सब्सटैंटिव है, बिल्कुल कर सकते हो। देयर हैज़ बीन अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टैट्यूट अपॉइंटिंग, मतलब वो जो आपने पर्सन अपॉइंट किया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर से है या कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करा तो लगेगा, बिल्कुल कर लगेगा, ठीक है। ये तो तीनों गलत। अपॉइंटमेंट इज इन ट्यून, अगर स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अंडर ही उसका अपॉइंटमेंट हुआ तो क्यों आप को वारंटर लगाओगे, ठीक है, क्यों आप उसकी लीगैलिटी को क्वेश्चन करोगे। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू न्यू स्टेट एंड ऑल्टरेशन। देखिए पार्लियामेंट में इंक्रीज द एरिया ऑफ न्यू स्टेट, बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट डिमिनिश कर सकती है एरिया, बिल्कुल। देखिए जब ये चीज़ है कि पार्लियामेंट कुछ भी कर सकते हैं, मैं ब्रॉडली अगर आप देखो तो पार्लियामेंट बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैक्सिमम चीज़ें कर सकती है, ठीक है। नहीं कर सकती, कैनॉट, ये तो बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। सो 1 and 2 वुड बी द आंसर। अच्छा नॉट करेक्ट पूछा उसने, ठीक है, इसमें उसने नॉट करेक्ट पूछा है तो आंसर वुड बी ये 3 and 4 वुड बी द आंसर, ठीक है, नॉट करेक्ट में। चलिए नेक्स्ट इज ऐसा कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें दोनों फीचर्स होते हैं, यूनिटरी भी फेडरल भी, तो वो आपकी क्वासी फेडरल होती है जो हमारी इंडिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, इसमें से कौन सी जो फंडामेंटल राइट नहीं है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ये तो है आपका, ठीक है। 23-24 कराया था ना मैंने, एक्सप्लॉयटेशन पे जो था। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ये भी एक्सप्लॉयटेशन के अंडर आ जाता है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, ये आपका DPSP है। और कौन सा आर्टिकल है, 43A आर्टिकल है जो ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, ओके।
इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन वगैरह जो भी कर सकते हो आपका आर्टिकल 19 में आ जाता है, ठीक है। सो ये भी नहीं होगा, आंसर वुड बी सी पार्ट, ठीक है। सो आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट हम कल करेंगे, ओके।